जय हिंद, वंदे मातरम। बच्चों कैसे हैं? उम्मीद करते एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो चर्चा करने वाले हैं, नोमेनक्लेचर पे चर्चा करेंगे। इसके पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं, उसमें हमने ढेर सारी इन्फॉर्मेशन दिया था लिविंग वर्ड्स के बारे में। ठीक है, तो आज जो चर्चा करने वाले हैं नोमेनक्लेचर पे चर्चा करेंगे। नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है आप थोड़ा समझिएगा। बायोलॉजी एक ऐसी सब्जेक्ट है जहाँ पे अगर हम शब्दों के बारे में अगर हम समझ लें तो बहुत ही ये सरल हो जाता है। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर क्या होता है कि किसी भी प्रजाति का नामकरण कर देना ही नोमेनक्लेचर कहलाता है। यहाँ पे पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। एक एक पॉइंट जो एनसीईआरटी की लाइन को ध्यान में रख के बनाया गया है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर नीट 2026 के लिए। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे शाम को 7 बजे मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अभी तक जितने भी स्पीशीज़ की खोज की गई है उन स्पीशीज़ की संख्या कितनी है? 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज़। ध्यान रखिएगा, अबाउट 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज़ ऑन अर्थ हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड डिस्क्राइब्ड। अभी तक लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज़ खोजी गई। ठीक है, और उनको डिस्क्राइब्ड भी किया गया था। ठीक है, दूसरा जो टर्म है, थोड़ा सा कुछ टर्म को समझ लेते हैं ताकि नोमेनक्लेचर समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? इज़ द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द इनॉर्मस वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। आप जानते हैं कि अर्थ पर ढेर सारे प्रजातियां आपको देखने को मिलती हैं। बहुत सी ऐसी प्रजातियां हैं जिसके बारे में हम जानते हैं, बहुत सी ऐसी प्रजातियां हैं जो इसके बारे में हमको पता भी नहीं है। ठीक है, लेकिन उनके जनरल कैरेक्टर के आधार पर ये जाना जा सकता है ये इसी कैरेक्टर का है और इसी प्रजाति के अंतर्गत ये आएगा। तो ये इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी प्रजातियां हैं सभी का अपना अपना इंडिविजुअल कैरेक्टर होता है। ऐसी प्रजाति को क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो टर्म है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है और ये ऐसे टर्म हैं जो आपको आपके जो आगे आने वाले टॉपिक हैं वहाँ पे कंफ्यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरी तरीके से इसको क्लियर कर लीजिए, समझे रहेंगे तभी सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। कहते हैं कि आइडेंटिफिकेशन इज़ द प्रोसेस। आइडेंटिफिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है बाय विच द फीचर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नोन। ऐसे स्पीशीज़, ऐसे ऑर्गेनिज्म की बात जिनके फीचर के आधार पर या उनके कैरेक्टर के आधार पर आइडेंटिफिकेशन करना, उनके बारे में जान लेना, इसी को हम क्या कहते हैं? आइडेंटिफिकेशन कहा जाता है। आइडेंटिफिकेशन दरअसल क्या था कि किसी भी, जैसे कि किसी भी मकान का जो नींव होता है वो उसका बेस होता है, तो ठीक उसी तरीके से नोमेनक्लेचर भी क्या है कि नोमेनक्लेचर में आइडेंटिफिकेशन का रोल ये है कि जब भी किसी चीज़ का नामकरण करेंगे सबसे पहले उसकी क्या किया जाता है? पहचान करते हैं। ध्यान रखिएगा, आइडेंटिफाई करते हैं उसके फीचर के आधार पे या उनके जनरल कैरेक्टर के आधार पर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आइडेंटिफाइड, आप क्या करेंगे? जो आइडेंटिफाइड ऑर्गेनिज्म हैं और द नेम इन अकॉर्डेंस विथ ए स्टैंडर्ड प्रोसीड्यूर, उनके कुछ विशेष जो स्पेशल कैरेक्टर होगा उसी कैरेक्टर के आधार पर उनका नामकरण किया गया। ठीक है, उसी को बेस बना के ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे देश में उसी को बेस बना के उनका नामकरण किया गया।
ऐसे ही पद्धति को क्या कहते हैं, नोमेनक्लेचर कहते हैं। क्या कहते हैं, नोमेनक्लेचर कहते हैं। आप भी जानते हैं कि डॉग को डॉग क्यों बुलाते हैं, कैट को कैट क्यों बुलाते हैं, एलिफेंट को एलिफेंट क्यों बुलाते हैं। इसकी सबसे बड़ा रीज़न कि उनके कैरेक्टर के आधार पर पहले उनको आइडेंटिफाई किया गया और उनके आइडेंटिफाई करने के बाद साइंटिफिक नेम की तलाश की गई, ऐसा साइंटिफिक नेम जो पूरे देश में, पूरी दुनिया में एक हो। ठीक है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी जो आगे रिसर्च करे उसको इस विषय में पढ़ने में आसानी हो और खोज करने में आसानी हो। तो इस वजह से बायोलॉजिकल दृष्टिकोण से देखा जाए तो नोमेनक्लेचर का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं ये चार के चारों पॉइंट आपके क्लियर होंगे। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं और अगले पॉइंट की तरफ। यहाँ पे नोमेनक्लेचर के लिए जो सबसे बड़ी पहले पद्धति लेके आई गई थी उसे हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ध्यान रखिएगा, बाई का मतलब क्या होता है, टू होता है, नोमियल का मतलब क्या होता है, नेम होता है, और नोमेनक्लेचर का मतलब उस प्रजाति का नाम रख देना। ठीक है ना, ऐसी प्रजाति को, ऐसी प्रक्रिया को लाया गया किसके द्वारा, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। और ये एक्सेप्टेड सबसे ज़्यादा, कई और भी जो है कॉन्सेप्ट लाए गए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो एक्सेप्टेड थ्योरी ली गई थी नोमेनक्लेचर में, इसी को हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये पूछा जाता है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था। एक साइंटिस्ट थी कैरोलस लीनियस। ध्यान दीजिएगा, कैरोलस लीनियस एक ऐसे साइंटिस्ट थे, आपको इस नोट्स में कुछ ऐसा नहीं दिया है जो आपको नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, यहाँ पे वो सारे पॉइंट्स हैं जो एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पॉइंट को रखा गया है। तो कैरोलस लीनियस ने सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी दिया था। कौन सा थ्योरी दिया था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इन्होंने दिया। और इस थ्योरी को कौन दिया था, कैरोलस लीनियस ने। सब कुछ भूल जाना है लेकिन इस पॉइंट को आपको नहीं भूलना है। इसके बाद इन्होंने क्या किया था कि नोन फॉर टू वर्क, इन्होंने दो काम किए थे। एक आपने बता दें कि नेमली स्पीशीज प्लांटेरम, ठीक है, फॉर प्लांट। और ये जो वर्क इन्होंने किया था 1753 में किया गया था। किस पर किया गया था, प्लांट पर। सिस्टमा नेचुरई 1758 में, ध्यान दीजिएगा 1758 में सिस्टमा नेचुरई इनके द्वारा एक लिखी गई पुस्तक थी जिसमें इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बताया था। और इस बुक में लगभग 4,500 एनिमल स्पीशीज़ को डिस्क्राइब्ड किया था और यहीं पे 7,700 प्लांट स्पीशीज़ के बारे में इन्होंने इस बुक में चर्चा किया था। किस बुक में, सिस्टमा नेचुरई में। कौन दिया था, कैरोलस लीनियस ने। क्यों किया गया था, क्योंकि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की पद्धति के कारण इन्होंने नामकरण जो पद्धति थी उसके बारे में डिटेल में इन्होंने बताया था। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये तो आपका पहला रूल हुआ। दूसरा रूल कितने प्लांट एनिमल के लिए और कितना प्लांट लिया गया। इसके बाद तीसरे प्लांट की बात करें तो तीसरे में क्या था, टू टर्म आर यूज्ड। इन्होंने क्या किया था कि दो टर्म का यूज किया था। क्या किया था, दो टर्म का यूज किया था और उन्हीं दो टर्म को यूज कर को लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब्ड भी किया गया और उनका नामकरण किया गया। तो वो जो दो कैरेक्टर लिए गए थे, किसी भी स्पीशीज़ का ध्यान रखिएगा, किसी भी स्पीशीज़ का दो चीज़ें ली गई थी। एक था जेनेरिक नेम और दूसरा जिसे स्पेसिफिक एपिथेट कहते हैं। क्या कहते हैं, एक होता है जेनेरिक जेनेरिक नेम और दूसरा जो है स्पेसिफिक एपिथेट होता है। जेनेरिक नेम जैसे एक एग्जांपल के तौर पे देखें, मान लीजिए मैग्नीफेरा इंडिका। ध्यान दीजिएगा, मैग्नीफेरा इंडिका ये एक साइंटिफिक नेम है।
इस नाम में जो जेनरिक नेम प्रयोग किया गया था जिसे हम क्या कहते हैं, मैग्नीफेरा, क्या कहते हैं, मैग्नीफेरा कहते हैं। और जो दूसरा टर्म यूज था उससे स्पीसीज कहा गया, क्या कहा गया था, स्पीसीज कहा गया था, स्पीसीज एपिथेट। और पहला जो टर्म यूज किया गया था उसे जीनस इन्होंने कहा था, क्या कहा था, जीनस और स्पीसीज। बहुत ही कॉमन है, बहुत ही सरल है और बहुत ही सरल तरीके से आप पढ़ते रहिए और समझते भी रहिए। मान लीजिए इनका जब नाम लिखा जा गया तो एक रूल के तहत लिखा गया, सबसे पहले जो आएगा इसे हम मैग्नीफेरा, और दूसरा जो टर्म यूज किया गया था इंडिका। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जो टर्म यूज किया गया था मैग्नीफेरा और जो दूसरा टर्म यूज किया गया था उससे इंडिका कहा गया था। ये क्या था, स्पीसीज था और ये क्या था, जेनेरिक नेम था। ठीक है ना, इसको आपको ध्यान रखना है। और आइए इनके रूल के बारे में बता दें, कभी भी स्पीसीज पहले नहीं होगा, कभी भी जेनरिक भी पीछे नहीं होगा। ये इस वजह से क्योंकि जो नामकरण की जो रूल्स बनाए गए थे बाइनोमियल में वो इसी के आधार पर बनाया गया था। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि नोमेनक्लेचर में सबसे पहले एक रूल लाया गया था, सिंगल साइंटिफिक नेम। सिंगल साइंटिफिक नेम क्या होता है, जो रिप्लेस कर रहा था मल्टीपल वर्नाकुलर नेम्स। आपने देखा होगा कि सिंगल साइंटिफिक नेम एक ऐसा साइंटिफिक नेम था जो पूरे देश में अलग अलग नाम से इसको जाना जाता था। अलग अलग देश में मतलब ये कह सकते हैं कि एक लोकल नेम। आप भी जानते हैं कि हर प्रजाति का, हर स्पीसीज का दो नाम होता है, 3 नाम होता है, जिसका जो लोकेशन होता उसी के नाम से उसको जाना। जैसे कि हमारे घर, अगर हम लोग अपने दृश्य की बात करें तो पहले क्या होता था कि 2 नाम रखा जाता था, एक घर से बुलाने वाला और दूसरा जो है जो मार्कशीट में चढ़ती थी एक दूसरा नाम होता था। तो इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न हुआ। तो कन्फ्यूज़न होने की वजह से क्या हुआ कि वैज्ञानिकों ने एक रास्ता निकाला, क्योंकि अगर ये नाम रहेगा तो इसमें कोई रिसर्च नहीं हो सकता, कोई खोज नहीं हो पाएगा, कोई इस पे अध्ययन नहीं हो पाएगा। तो ढेर सारे ऐसे रीजन थे जिसकी वजह से ये वाला जो नोमेनक्लेचर पद्धति थी पूरी तरीके से फेल हो गई। ठीक है ना। इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इनेबल्स पीपल टू अराइव एट द सेम नेम। इससे क्या होता था कि कई ऐसी प्रजातियां थी जिनके डिस्क्रिप्शन के आधार पर सभी लोग एक ही नाम से इसको जानने लगे। ठीक है ना। इंश्योर दैट ए नेम हैज़ नॉट बीन यूज्ड फॉर मोर देन वन ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ पूरी तरीके से कंफर्म हुआ कि एक प्रजाति को कई नाम से नहीं जाना जाएगा, बल्कि एक प्रजाति को एक ही नाम से जाना जाएगा। तो ये इस वजह से ये जो नोमेनक्लेचर की ये जो रूल था ये लाया गया। ठीक है। और यहाँ पे कुछ रूल्स बनाए गए थे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर, कुछ रूल्स बने थे। क्या क्या था थोड़ा सा देखिएगा, एक एक लाइन को आपको समझते हुए आगे की तरफ चलना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन। सबसे पहला जो नियम बनाया गया कि जो नाम रखे जाएंगे वो किस भाषा में होंगे, लैटिन भाषा में होगा। किस भाषा में होगा, लैटिन भाषा में होगा। पूछा जा सकता है, परीक्षा में ये पूछा भी गया है कि लैटिन वर्ड में जो बायोलॉजिकल नेम रखा गया किस भाषा में, लैटिन वर्ड में। भूलना नहीं है, एकदम दिमाग में रख लेना है। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। ठीक है ना। तो इसी के रिस्पेक्ट में ये चीज़
जो सबसे पहले जो भाषा लिया गया था वो लैटिन वर्ड का प्रयोग किया गया था। इसके बाद जो दूसरा रूल था, दूसरे रूल की अगर हम बात करें, दूसरे रूल में क्या था, द फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम, बायोलॉजिकल नेम में जो सबसे पहला जो लिया गया था उसे हम क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट द जीनस। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो आएगा वो जीनस आएगा, और जीनस के बाद जो सेकंड कंपोनेंट को डिनोट किया जाएगा वो किसके द्वारा, स्पेसिफिक एपिथेट के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, उम्मीद है सबको क्लियर दिख भी रहा होगा और समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जो यूज किया गया था जीनस को रखा गया था, और फिर जो दूसरा जो शब्द यूज किया गया था उसे हम स्पेसिफिक एपिथेट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अभी हम आपको इसको समझाएंगे डिटेल में। मान लीजिए इसको एक एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं कि मान लीजिए आपका जो नाम है, ठीक है ना, मान लीजिए आपका नाम जो है कृष्ण कुमार है, कृष्ण कुमार शुक्ला है, ठीक है ना। मान लीजिए आपका ये नाम है, और इस नाम का जो सबसे जो पहला लेटर होगा इसे हम क्या कहते हैं, जीनस कहते हैं। और यहाँ पे जो दूसरा नाम है इसे हम क्या कहते हैं, स्पीशीज कहेंगे। क्या कहेंगे, स्पीशीज कहेंगे। तो जो जेनरिक नेम होता है, जैसे कि मान लीजिए आप देखेंगे कि मुंबई साइड में ऐसे मार्कशीट पे नाम लिखा जाता है जहाँ पिता पुत्र दोनों में होता है, ठीक है ना। पिता पुत्र का दोनों नाम होता है। जैसे आप ऐसे समझिए कि पिताजी का नाम अगर यहाँ पे आप मान लीजिए रितेश कृष्ण कुमार, तो अगर मुंबई में अगर जो नाम लिखा जाता है वहाँ की जो मार्कशीट है वहाँ पे रितेश कृष्ण कुमार शुक्ला लिखा जाता है। तो सब कहने का तात्पर्य ये, थोड़ा समझिएगा मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे जो जेनरिक नेम होगा या आप फादर का नाम ले लीजिए, ठीक है ना, ये आपका फादर का नाम हो गया। और इसी के साथ साथ जो नाम जुड़ा हुआ है इसी को हम क्या कहते हैं, जेनरिक नेम। और जेनरिक के साथ जो स्पीशीज़ का जो गुण होता है, जो कैरेक्टर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्पीशीज़ को क्या कहा जाता है। मान लीजिए ये क्या है, स्पीशीज़ है। स्पीशीज़ का जो मेन कैरेक्टर होता है ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। मान लीजिए आपके दादाजी भी शुक्ला थे, आपके पिता भी शुक्ला होंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि जो स्पीशीज़ का जो स्पेशल गुण है ये इन्हीं में आपस में चेंज होता रहता है, ये बदलता रहता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये चेंज होता रहेगा। और ये जो जीनस की अगर हम बात करें तो जीनस और स्पीशीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे थोड़ा समझिएगा। सबसे पहले आपके पिता का कैरेक्टर आएगा और पिता के कैरेक्टर के बाद आपका नंबर आएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा समझिएगा, पहले जीनस और फिर आपका स्पीशीज, पहले पिता और फिर स्पीशीज जो जिस प्रजाति का है उसी को रखा जाता है। तो ये थोड़ा समझने के लिए था, ठीक है। बाकी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे फिर से चलते हैं। तीसरा रूल क्या कहता है, थोड़ा समझिएगा। बोथ द वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटेन, जब भी बायोलॉजिकल नेम को हाथ से लिखा जाएगा तो ये किस फॉर्मेट में होगा, हैंड रिटेन होगा। कैसा होगा, हैंड रिटेन होंगे, आर सेपरेटली अंडरलाइंड। ध्यान दीजिएगा, अंडरलाइंड किया जाएगा। जब ये प्रिंटेड होगा, कंप्यूटराइज लिखेंगे तो इसको इटैलिक कर देंगे। कैसे कर देंगे, इटैलिक कर देंगे। ये इस बात को इंडिकेट करता है कि जो भाषा है लिखा गया किस रूप में, लैटिन ओरिजिन में। क्योंकि जो लैटिन भाषा है थोड़ी सी तिरछी लिखी जाती। कैसे लिखी जाती है, तिरछी। आपने अपने बुक में भी देखा होगा ऐसे साइंटिफिक ने जिनको
लिखा गया है, आप देखेंगे कि थोड़ा सा वो तिरछा आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विथ ए कैपिटल लेटर। तीसरे के बाद जो चौथा रूल बनाया गया था, चौथे रूल में क्या किया गया था कि जीनस को स्टार्ट विथ ए कैपिटल लेटर। जीनस को किस लेटर से डिनोट किया गया था? कैपिटल लेटर से, जबकि स्पीशीज को स्मॉल लेटर से। किससे इंडिकेट किया गया था? स्पीशीज को स्मॉल लेटर से। और जो कैपिटल लेटर होता है उससे हम क्या कहते हैं? उससे हम क्या कहते हैं? जीनस का जो पहला लेटर है वो कैपिटल लेटर होगा और स्पीशीज का जो पहला लेटर होगा वो स्मॉल लेटर होगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो ये पहला लेटर क्या है? जीनस है, और दूसरा जो लेटर है इसे क्या कहते हैं? स्पीशीज कहते हैं। पहले लेटर को क्या कहा जाता है? जीनस। पहले को क्या कहते हैं? जीनस कहते हैं। और जो दूसरा लेटर होता है इसे क्या कहते हैं? स्पीशीज कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। अगला जो पोर्शन है यहाँ पे नोमेनक्लेचर की बात करें तो नोमेनक्लेचर के लिए दो तरीके के नेमिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए दो बड़े बड़े कोड बनाए गए। क्या बनाए गए थे? एक कोड ये था कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर फॉर नेमिंग प्लांट। प्लांट के लिए क्या बनाया गया था? ICBN। ध्यान रखिए कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका शॉर्ट नेम और इसका फुल फॉर्म भी आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ICBN क्या कहते हैं? ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। जो बोटेनिकल में यूज किया गया था ये प्लांट के लिए यूज किया गया था। और दूसरा ध्यान रखिएगा, जो दूसरा इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICZN फॉर नेमिंग एनिमल। एनिमल के लिए जो यूज किया गया था जूलॉजिकल दृष्टिकोण से, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है, एनिमल स्पीशीज द सेम नेम फॉर बोथ जीनस एंड स्पीशीज आर नोन एज। ऐसी स्पीशीज को टॉटोनिम्स का, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वाली पॉइंट। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि टॉटोनिम्स कई बार पूछा गया है। तो टॉटोनिम्स किसे कहते हैं? जहाँ पे स्पीशीज और जीनस दोनों का नाम सेम हो। ध्यान रखिएगा, टॉटोनिम ऐसे स्पीशीज को जहाँ पे दोनों का नाम क्या हो? सेम होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखें, यूरेशियन ईगल आउल की बात करें, जिसका यहाँ पे आप देखेंगे ब्यूबो इसे कहा जाता है। यूरोपियन ग्रास स्नेक की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे नेट्रिक्स, ये भी सेम है और ये भी सेम है। ये जीनस और ये क्या है आपका? ये आपका क्या है? स्पीशीज है। लेकिन एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि दोनों का जो यूज है, दोनों का जो नाम है वो एकदम सेम है यहाँ पे। इस वजह से ऐसी चीज़ को जो आपको दिखाई दे तो इसे क्या कहते हैं? टॉटोनिम्स कहा जाता है, ठीक है ना। ये ग्रास स्नेक का नाम है नेट्रिक्स और नेट्रिक्स, इसको आपको याद करना है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं। टैक्सोनॉमी क्या होता है थोड़ा सा देखिएगा। आप एक चीज़ जानते हैं कि अभी तक जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, क्या हैं? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को समझ लेना, जान लेना आसान नहीं था, ठीक है ना। इसी वजह से इनका क्या किया गया था? स्टडी करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, स्टडी करने के लिए इनका क्लासिफिकेशन किया गया था। और ये क्लासिफिकेशन किस आधार पर किया गया? कि इनको आसानी से समझा जा सके। ध्यान रखिएगा, इनको बड़ी आसानी से कोई भी समझ ले और कोई जो आने वाली पीढ़ी है उसको इसके बारे में जानकारी मिल सके। और ये किसके बारे में था? लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, ठीक है ना।
तो यहाँ पे आप समझेंगे कि जितने भी स्पीसीज हैं उनको क्लासिफिकेशन करके उनका अध्ययन करना आसान था। तो चलिए देखते हैं क्या है क्लासिफिकेशन, एक एक चीज़ समझेंगे। तो साइंटिस्टों ने किया था कि सबसे पहले टैक्सोनॉमी, यहाँ पे चलने से पहले मैं आपको दो चीज़ें मैं आपको बता दूं कि एक टर्म होता है टैक्सॉन, ध्यान दीजिएगा, एक होता है टैक्सॉन, एक होता है टैक्सा, एक होता है टैक्सोनॉमी, एक होता है टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी होता है, और एक होता है टैक्सोनॉमी, और एक होता है टैक्सॉन, टैक्सा और टैक्सोनॉमी, और एक होता है सिस्टेमैटिक। ध्यान दीजिएगा, सिस्टेमैटिक, यहाँ पे समझ लेंगे तो आपको बहुत ही सरल तरीके से कोई भी चीज़ समझ में आएगी। तो टैक्सॉन क्या होता है? टैक्सॉन जो है, टैक्सॉन एक ऐसा टर्म है जो कैसा होता है, ये सिंगुलर है कि प्लूरल, कोई अगर जानता हो तो आप इसको बता सकते हैं। सिंगुलर या प्लूरल की अगर हम बात करें तो टैक्सॉन क्या होता है? टैक्सॉन की बात करें तो यह सिंगुलर होता है। कैसा होता है? सिंगुलर होता है। जबकि टैक्सा की बात करें यह पूरी तरीके से प्लूरल होता है। कैसा होता है? प्लूरल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और जब इन्हीं का अरेंजमेंट करना, ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रजाति को अरेंजमेंट करना, किसी भी प्रजाति को अरेंजमेंट करना क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट। टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट क्या होता है? आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी भी प्रजाति को बुलाते हैं तो उसका कैरेक्टर हमको दिखता है। जैसे कि डॉग को बुलाते हैं तो डॉग का एक जो प्रारूप है वो हमारे दिमाग में बन जाता है। कैट को बुलाते हैं तो कैट का प्रारूप हमको दिखाई देगा। एलिफेंट को देखेंगे तो एलिफेंट का जो उनके जनरल कैरेक्टर हैं वो हमको दिखाई देते हैं, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखना है। टैक्सॉन, टैक्सा और टैक्सोनॉमी के बारे में यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। एक है आपका कैटेगरी, ध्यान रखिएगा, ये अगर आप समझ लेंगे तो बहुत ही सरल हो जाएगा किसी भी चीज़ को समझना। कैटेगरी का मतलब क्या होता है? किसी भी स्पीसीज़ को उसको एक अलग कैटेगरी में रख देना, क्या है? एक कैटेगरी है, ठीक है ना। मान लीजिए एनिमल है तो एनिमल को क्या कर देंगे? एक कैटेगरी में रख देंगे। अब एनिमल में कोई भी स्पीसीज आ सकता है, ध्यान रखिएगा, एनिमल में कोई भी प्रजाति आ सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ टैक्सा की बात करें, ध्यान रखिएगा, यही खेला है। अगर यहाँ पे आप समझ गए कि कैटेगरी और टैक्सा में क्या अंतर है, तो कैटेगरी तब होगा जहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर आपको दिखाई नहीं देंगे। लेकिन अगर हम टैक्सा की बात करें तो टैक्सा में इनके जितने भी जनरल कैरेक्टर, ध्यान रखिएगा, जनरल कैरेक्टर आपको दिखाई देंगे, उसी को हम क्या कहते हैं? टैक्सा। जैसे आपने डॉग देखा, कैट देखा, वीट प्लांट आपने देखा, तो वही इमेज बनेगा जो आप बुलाएंगे, ठीक है ना। और कैटेगरी में मान लीजिए किंगडम की बात करें, एनिमल की बात करें, प्लांट की बात करें, ये भी है एक तरीके का डिफरेंट लेवल का टैक्सा है। लेकिन इनको हम क्या कहते हैं? कैटेगरी कहेंगे, क्योंकि कैटेगरी का कोई भी डिफाइंड कैरेक्टर नहीं है, कैटेगरी का कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं है, जबकि टैक्सा का एक डिफाइंड कैरेक्टर्स होता है, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप जब देखेंगे और जो अलग अलग जो टैक्सा हैं, ध्यान दीजिएगा, अलग अलग जो टैक्सा हैं, इनको अरेंजमेंट करने का जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक।
चलिए आगे की तरफ चलते हैं और अपने टॉपिक पे यहाँ पे आप देखिएगा एक एक पॉइंट ने सबसे पहले टैक्सोनॉमी को क्या किया था। जो वैज्ञानिक थे उन्होंने अलग अलग ग्रुप में बांटा था और उनके कैरेक्टर के आधार पर। यहाँ पे पहला पॉइंट देखिएगा, साइंटिस्ट हैव ग्रुप्ड ऑर्गेनिज्म इनटू कॉन्वेंशियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टर। इनके जो गुण थे, इनके गुण के आधार पर वैज्ञानिकों ने क्या किया, इनको एक अलग अलग ग्रुप में रखा और इस ग्रुप को क्या किया था, क्या कहा, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या कहा था, क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म कहा था। कैसे, ऐसे समझिएगा कि मान लीजिए ढेर सारे ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, यहाँ पे ढेर सारे ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है। अब इनके जितने भी कैरेक्टर मैच करते तो इसको इस वाले ग्रुप में रख दिए, ठीक है, इसको इससे मैच किया तो इस वाले ग्रुप में रख दिए। मतलब जो जिसका कैरेक्टर था उसके उसी ग्रुप में रख दिया और जो अलग कैरेक्टर थे उसको अलग ग्रुप में रख दिया, ठीक है ना, उसको अलग ग्रुप में रख दिया। और ऐसी ही प्रक्रिया को क्या कहा गया था, इसी ही प्रक्रिया को क्लासिफिकेशन कहा गया। क्या कहा गया था, क्लासिफिकेशन किया गया था। उनके जनरल, उनके जो कैरेक्टर थे, उनके कैरेक्टर या उनके फीचर के आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया था, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। दूसरे पॉइंट की बात करें, दूसरा पॉइंट, टैक्सॉन इज ए ग्रुप ऑफ वन और मोर पॉपुलेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इट कैन रिफर टू एनी कैटेगरी इन द हियरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशन। मैं आपको बता दूं कि टैक्सॉन में की अगर हम बात करें तो टैक्सॉन एक ऐसा शब्द है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि डॉग हुए, कैट हुए, ठीक है ना, हॉर्स हुआ, जितने भी कैरेक्टर हैं सभी के सभी क्या है, एक टैक्सॉन है और इन सभी का एक अलग अलग अपना कैरेक्टर है और इस कैरेक्टर को क्या कहा जाता है, टैक्सॉन कहा जाता है। इज ए ग्रुप ऑफ वन और मोर पॉपुलेशन, इनका एक भी ग्रुप हो सकता है और इनकी पॉपुलेशन की संख्या का भी एक अलग ग्रुप होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। इट कैन रिफर टू एनी कैटेगरी इन हियरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशन। ध्यान दीजिएगा, हियरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। और ये किसको रिफ़र किया था, हियरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है कि क्लासिफिकेशन या टैक्सोनॉमी एक सिंगल प्रोसेस नहीं है, बल्कि यहाँ पे कई तरीके के प्रोसेस इंक्लूड होते हैं। जितने भी प्रोसेस इंक्लूड होंगे सभी अपने आप में एक टैक्सॉन है। जैसे कि हम आपको बताएं कि ऐसे समझिएगा कि किंगडम की बात करें, ये क्या है, एक टैक्सा है, ठीक है। क्या ये एक टैक्सा है, यहाँ पे आप देखेंगे ये एक टैक्सा है। फाइलम की बात करें, ये भी एक टैक्सा है, किंगडम, फाइलम, ठीक है ना। और या इसी को डिवीज़न की बात करें तो ये जितने भी स्टेप आपको दिखाई देंगे, जैसे कि मान लीजिए कि फैमिली की बात करें, ऑर्डर की बात करें, जीनस की बात करें, स्पीशीज़ की बात करें, सभी क्या है, अपने आप में एक टैक्सा है, एक ऑर्गेनिज्म का एक पॉपुलेशन है, ठीक है ना। या इसे हियरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले अब हम आप लोग आगे की तरफ चलते हैं। टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं, टैक्सोनॉमी की अगर हम बात करें, इज द ब्रांच ऑफ स्टडी अध्ययन का एक ऐसी शाखा दैट डील विद द प्रिंसिपल एंड प्रोसीड्यूर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन,
क्लासिफिकेशन, ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी प्रजाति का नामकरण करने से पहले सबसे पहले हम उसके कैरेक्टर को पहचानते हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले उसके कैरेक्टर को पहचानेंगे, फिर उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे, ठीक है ना। कैरेक्टर जानेंगे, आइडेंटिफिकेशन पर आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले आप जानते हैं कि कोई भी स्पीसीज है, सबसे मान लीजिए आप जंगल में गए और उस फॉरेस्ट में आपने क्या किया, किसी प्लांट को लिया और उसके जनरल कैरेक्टर को आप क्या करेंगे, देखेंगे। जनरल कैरेक्टर को जब आप पहचान करेंगे तो उसका एक क्लासिफिकेशन किया जाएगा। क्लासिफिकेशन करने के बाद ही एक नामकरण करेंगे और उसे फिर इस रूप में रखा जाएगा, ठीक है। इसके आधार पर मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ कि बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट टैक्सा। अलग अलग टैक्सा में सबको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। कैसे, थोड़ा सा देखिएगा। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन किया गया था, वेरियस ऑर्गेनिज्म यूज कैसे करते हैं, कोई भी चीज़ यूज करने का जो आधार बनाया गया था कि 3 चीज़ें थी, जैसे कि बेसिक नीड ऑफ फूड, भोजन के आधार पर, क्लोथिंग हाइड्स ऑफ एनिमल के आधार पर, ठीक है, और एनिमल जहाँ पे छिपते थे उनके आधार पर, और शेल्टर के आधार पर। ध्यान रखिए, रोटी कपड़ा और मकान के आधार पे जो सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया गया था लिविंग ऑर्गेनिज्म का, कुछ इस तरीके से। तो स्मॉल एनिमल लाइक, जैसे कि रैबिट की बात करें, डियर की बात करें, कैरोट की बात करें, एप्पल की बात करें, तो ये एक तरीके के बेसिक नीड थे भोजन के। तो सबको अलग अलग तरीके से यूज किया जाता और उनका क्लासिफिकेशन किया गया। इसके बाद कपड़े की बात करें तो ट्री से जो पत्तियां गिरती हैं या एनिमल को छुपने के लिए, ये चीज़ें कितने थी, क्लोथिंग में थी। और शेल्टर की बात करें, कोकोनट लीफ, बम्बो लीफ, ये घर बनाने के लिए। कहने का तात्पर्य ये है कि तीनों जो कैरेक्टर लिए गए थे, इनको क्लासिफिकेशन करने के लिए किया गया था। सबसे पहले भोजन के आधार पर, फिर कपड़ा के आधार पर, और फिर आश्रय रहने के लिए जो था। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट था पूरी तरीके से फेल माना गया, इसको पूरी तरीके से फेल माना गया और इसके आधार पर कोई भी क्लासिफिकेशन आगे नहीं किया गया, क्योंकि शुरुआती के आधार पर था। जब अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन के बाद एक और क्लासिफिकेशन लाया गया जिसे मॉडर्न क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉडर्न क्लासिफिकेशन कहते हैं। इस मॉडर्न क्लासिफिकेशन में आपको देखने को मिलेगा, आइए दिखाते हैं। जो मॉडर्न बेसिस ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन 4 कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए किया गया। ध्यान रखिएगा, मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो किया गया था वो 4 कैरेक्टर को ध्यान में रख करके किया गया। सबसे पहले एक्सटर्नल कैरेक्टर, ध्यान रखिएगा, एक्सटर्नल कैरेक्टर का मतलब जब भी आप किसी भी प्लांट को लेते हैं या किसी एनिमल को लेते हैं या कोई भी प्रोडक्ट आप अपने हाथ में लेते हैं तो उसकी पहचान उसके जनरल कैरेक्टर के आधार पर किया जाता है। जब हम उसको देखते हैं तभी उसका कैरेक्टर डिसाइड किया जाता है, ये है क्या, ये कौन सी चीज़ है, तब उसको उस नाम से बुलाया जाता है। ये सामान्य सी बात है। तो जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी के अंदर जो क्लासिफिकेशन किया गया था, सबसे पहले एक्सटर्नल कैरेक्टर को लिया गया था, ठीक है। उसके बाद और क्या लिया गया था, स्ट्रक्चर ऑफ सेल की संरचना कैसी होती है, वह प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, इस आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया। इसके बाद डेवलपमेंटल प्रोसेस, ध्यान रखिएगा, इनका विकास कैसे हुआ, इस पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया।
तीन चीज़, पहला मैंने आपको बताया एक्सटर्नल कैरेक्टर, दूसरा जो लिया गया स्ट्रक्चर ऑफ सेल के आधार पर, तीसरा डेवलपमेंटल प्रोसेस। डेवलपमेंटल प्रोसेस सभी प्रजातियों की आप जानते हैं कि जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है, सबका अलग अलग होता है, उस आधार पर भी इनका क्लासिफिकेशन किया गया। ठीक है, इसके बाद इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात करें, कोई भी स्पीसीज की इंफॉर्मेशन जो है इकोलॉजिकल दृष्टिकोण से होता है। ध्यान रखिएगा, इकोलॉजिकल दृष्टिकोण से किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन होता है। इस कैरेक्टर को भी यहाँ पे जोड़ा गया था। तो कितने कैरेक्टर को पूछा जा सकता है, कितने कैरेक्टर को जोड़ा गया था? तो ये 4 कैरेक्टर, एक्सटर्नल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंटल प्रोसेस और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। टैक्सोनॉमी में सबसे पहले जो स्टेप लिया गया था वो 4 स्टेप थे। कितने स्टेप थे? 4 स्टेप थे, ए, बी, सी और डी। 4 स्टेप को लिया गया था और इन 4 स्टेप का बहुत बड़ा रोल था, खासकर टैक्सोनॉमी में। तो आइए देखते हैं कैरेक्टराइजेशन। सबसे पहले किसी को कैरेक्टर को पहचान करना, मॉर्फोलॉजिकल एंड ऑल अदर कैरेक्टर डिस्क्राइब। सबसे पहले क्या किया गया था? किसी भी कैरेक्टर को पहचान किया गया था। क्या किया था? कैरेक्टराइजेशन, मॉर्फोलॉजी एंड ऑल अदर कैरेक्टर डिस्क्राइब्ड। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मॉडर्न टैक्सोनॉमी में जो पहला स्टेप लिया गया था, किसी भी कैरेक्टर को लेके उसकी पहचान की गई, उसके बारे में जानकारी एकत्रित किया गया और किसके आधार पर? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब किसी भी प्लांट का, किसी भी एनिमल का जो बाहरी कैरेक्टर देखते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर कहते हैं। जब उसकी कैरेक्टर को देखेंगे तो उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। ध्यान रखिएगा, डिटरमाइन द सिमिलरिटीज विथ ऑलरेडी नोन ऑर्गेनिज्म। मान लीजिए किसी भी पहले से प्राप्त ऑर्गेनिज्म से उसके कैरेक्टर को मैच कराते हैं, फिर उसका आइडेंटिफिकेशन होता है। फिर आइडेंटिफिकेशन करने के बाद इनका क्लासिफिकेशन में प्लेसिंग द ऑर्गेनिज्म अंडर ए पर्टिकुलर टैक्सा और कैटेगरी, फिर उनको एक पर्टिकुलर ग्रुप या कैटेगरी या टैक्सा में उनको रखा जाता है। नोमेनक्लेचर की बात करें तो नोमेनक्लेचर में गिवन ए प्रॉपर साइंटिफिक नेम, जब उनका क्लासिफिकेशन हो जाता है तो उनका एक प्रॉपर साइंटिफिक नेम दिया जाता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। 4 कैरेक्टर लिए गए, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और फिर नोमेनक्लेचर। इन 4 ऐसे कैरेक्टर थे जिनको लेके इनका क्लासिफिकेशन किया गया था। ये आपके दिमाग में होना चाहिए और ध्यान में होना चाहिए। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और आर्गुमेंट, तो ये आपको ये 4 चीज़ आपको याद कर लेना है। ठीक है ना? चलिए, इसको आपको दिमाग में रख लेना है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। सिस्टमैटिक की बात करें। सिस्टमैटिक क्या होता है? यह रिलेशनशिप दिखाता है। ध्यान दीजिएगा, ये एक ऐसा रिलेशनशिप था जो जिसे हम क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक कहते हैं। सिस्टमैटिक इज द स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एमंग ऑर्गेनिज्म। ध्यान रखिएगा, कितने भी ऑर्गेनिज्म की खोज की गई, उनको इवोल्यूशन के आधार पर उनके आपस में संबंध को देखा गया और उसी संबंध को देखकर उनका जो अध्ययन किया गया उसी को हम क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक कहते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं कि यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा क्या बताने वाला हूँ मैं। थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा क्या देखना है कि जो सिस्टमैटिक क्या होता है कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप
इवोल्यूशनरी, ध्यान दीजिएगा, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले बिटवीन मतलब दो ऑर्गेनिज्म के बीच में रिलेशन स्थापित करना। क्या करना? रिलेशन स्थापित करना, वो भी किस आधार पर? इवोल्यूशन के आधार पर। किस आधार पर? इवोल्यूशन के आधार पर किसी भी स्पीशीज़ के बारे में अध्ययन कर लेना, ऐसे और उनके बीच में संबंध स्थापित कर लेना, ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऐसी प्रक्रिया को सिस्टमैटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक कहते हैं। चलिए देखते हैं एक बार यहाँ पे डिटेल में मैं आपको क्लियर करा दूँ एक एक चीज़। तो सबसे पहले आपने क्या समझा? सिस्टमैटिक किसे कहते हैं? दूसरा जो टर्म है, डिराइव्ड लैटिन वर्ड सिस्टीमा विच मीन्स द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ध्यान रखिएगा, जो सिस्टमैटिक शब्द है यह एक कैसा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। ध्यान रखिएगा, एक लैटिन वर्ड है, उस लैटिन वर्ड का नाम क्या है? सिस्टीमा है। क्या है? सिस्टीमा विच मीन द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। और इस ऑर्गेनिज्म का जो अरेंजमेंट किया गया था एक सिस्टमैटिक तरीके से किया गया। किस तरीके से? सिस्टमैटिक तरीके से। ऐसे ही पद्धति को क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक कहते हैं। ठीक है ना। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या आपको नया मिलने वाला है। स्टडी ऑफ वन ऑर्गेनिज्म गिव इंफॉर्मेशन अबाउट होल ग्रुप। एक ऐसा इंफॉर्मेशन का अध्ययन करना जो पूरे ग्रुप के बारे में जानकारी दे दे। जैसे आप कैट के बारे में पढ़ते हैं, डॉग के बारे में पढ़ते हैं, लेजर्स के बारे में पढ़ते हैं, एनिलिडा के बारे में पढ़ते हैं, आर्थोलिडा के बारे में पढ़ते हैं, तो उनके पूरे ग्रुप के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना ही क्या है? सिस्टमैटिक है। ठीक है ना। आइए आगे की तरफ चलते हैं। टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक आर and classification are often used synonymously। ध्यान दीजिए, अगर मैं आपको बताऊं कि टैक्सोनॉमी सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन का जो यूज़ किया गया था कि ये तीनों एक ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आर ऑफ्टन यूज्ड बट टेक्निकली आर नॉट सेम। ये टेक्निकली एकदम सेम नहीं होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कोई भी स्पेसिमेन आप रखेंगे और इस स्पेसिमेन को अगर हम मान लीजिए ले रहे हैं, ये स्पेसिमेन क्या होता है कि जब आपने लैब में देखा होगा कि एक सॉल्यूशन में किसी भी स्पीशीज़ को बंद करके रख देते हैं, ठीक है, और उसको लैब में आइडेंटिफाई कराते हैं, तो उसी तरीके से उसको सबसे पहले क्या किया जाता है कि इसमें दो चीज़ें हैं, स्पेसिमेन में दो चीज़ें आती हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि टैक्सोनॉमी की बात करें। टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है कि किसी भी स्पीशीज़ को डिस्क्राइब्ड करना, डिस्क्रिप्शन देना। डिस्क्रिप्शन का मतलब उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना और उनका क्लासिफिकेशन कर देना। क्या कर देना? क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि उसका अरेंजमेंट कर देना। ध्यान रखिएगा, टैक्सोनॉमी का मतलब उसके बारे में डिटेल जानकारी, और जानकारी के बाद उसका अरेंजमेंट कर देना ही क्या होता है? क्लासिफिकेशन होता है। और उसकी क्लासिफिकेशन करने के बाद इनका नामकरण करते हैं, और नामकरण करने के बाद क्या होता है? उनके मॉर्फोलॉजी, टर्मिनेशन ऑफ प्लांट, जो उनके पार्ट्स होते हैं उनका टर्मिनोलॉजी, मतलब उन सभी का अपना अपना एक नाम ऑर्गेनाइज करते हैं। ये चीज़ हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक और क्लासिफिकेशन ये पूरी तरीके से पर्याय हैं, लेकिन अगर टेक्निकल तरीके से देखा जाए तो ये एकदम सेम नहीं है। ठीक है।
चलिए आगे की तरफ चलते हैं और अगला जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्या खास बातें हैं टैक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक में, थोड़ा सा और अंदर की तरफ चल के इसको डिफ़ाइन करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि टैक्सोनॉमी वर्सेस सिस्टमेटिक डिफिनीशन, इम्पोर्टेंस, एबायोटिक कंडीशन, चेंज विथ टाइम। ध्यान रखिएगा, चेंज विथ टाइम की बात करें तो वीडियो बड़ा लंबा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे टैक्सोनॉमी की बात करें तो प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, किसी भी प्रजाति का क्लासिफिकेशन करना क्या कहलाता है, टैक्सोनॉमी कहलाता है। लेकिन जबकि सिस्टमेटिक क्या होता है, इंक्लूड टैक्सोनॉमी एंड नोमेनक्लेचर। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जब भी हम सिस्टमेटिक की बात करेंगे तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, एक टैक्सोनॉमी और दूसरा नोमेनक्लेचर। सिस्टमेटिक में ये दोनों चीज़ें पूरी तरीके से इंक्लूड होंगी, जबकि टैक्सोनॉमी की बात करें यह क्लासिफिकेशन की एक प्रक्रिया है। दूसरा इम्पोर्टेंस की बात करें, महत्व की बात करें, आइडेंटिफाई, नेम, डिस्क्राइब ऑर्गेनिज्म। जब भी किसी प्रजाति को आइडेंटिफाई करेंगे, उसका नाम, उसको डिस्क्राइब करेंगे, तो ये तीन चीज़ें रखना पड़ता है। टैक्सोनॉमी सबसे इम्पोर्टेंस क्या है कि किसी भी प्रजाति को हम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसका नाम और उसको डिस्क्राइब किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। सिस्टमेटिक में क्या होता है कि इवोल्यूशन के आधार पर इनके बीच में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका संबंध स्थापित करना। एबायोटिक कंडीशन की बात करें, इनडायरेक्टली रिलेटेड होगा और ये डायरेक्टली रिलेटेड हो। डायरेक्टली इस वजह से कि इवोल्यूशन के आधार पर एक स्पीशीज़ का दूसरे स्पीशीज़ से किस तरीके से संबंध स्थापित करता है, ये आपको डायरेक्टली रिलेट करता है। इसके बाद चेंज विद टाइम की बात करें, सब्जेक्ट टू चेंज। ये टैक्सोनॉमी क्या होती है कि टाइम के साथ चेंज हो जाएगा, लेकिन सिस्टमेटिक की बात करें तो ये कभी भी चेंज नहीं हो। किसी भी चीज़ का अगर विकास हुआ है तो वो कभी भी एक दूसरे से रिलेटेड ही होगा, कभी भी उसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। इसके बाद यहाँ पे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की बात करें तो इट इज़ कॉल्ड लीनियस हिराची या टैक्सॉन हिराची। इट वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय लिनियस। ध्यान देखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं, किंगडम की बात करें, फाइलम की बात करें, क्लास की बात करें, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़, ये सारे कैरेक्टर होते हैं जो फर्स्ट टाइम प्रपोज किया गया था। और इसी स्टेप जो आप स्टेप देख रहे हैं, इसी स्टेप को टैक्सोनॉमिक हिरार्की कहा गया। ठीक है। इसके बाद जितने भी आप ये देख रहे हैं, स्पीशीज, टैक्सॉन, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम की बात करें, ये सभी आपस में क्या है, टैक्सॉन है। टैक्सॉन क्या होता है, इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड ए कैटेगरी रिप्रेजेंट द रैंक ऑफ टैक्सॉन। ये क्या करता है, किसी भी कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो आइए आगे की तरफ देखते हैं, किंगडम क्या होता है। किंगडम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की बात करें तो सबसे पहले किंगडम किसे कहते हैं, इट इज़ द हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच सर्टेन कॉमन फंडामेंटल कैरेक्टर। ध्यान रखिएगा, जब भी आपको ये आए तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि हाईएस्ट कैटेगरी में सबसे जो पहले लिया जाएगा, ये इनके फंडामेंटल कैरेक्टर को लिया जाता है और ये बेस्ड होता है, आर यूज्ड एज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, और इनके वर्गीकरण के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया। फॉर एग्जांपल की बात करें तो एनिमेलिया कंप्राइजेस ऑर्गेनिज्म दैट आर मल्टी सेलुलर। कैसा होता है, मल्टी सेलुलर होता है, हेट्रोट्रॉपिक होता है, यूकैरियोटिक होता है। मल्टी सेलुलर, हेट्रोट्रॉपिक और यूकैरियोटिक। मल्टी सेलुलर का मतलब जिसमें सेलों की संख्या ज़्यादा हो, हेट्रोट्रॉपिक मतलब जो दूसरों से अपना पोषण प्राप्त करता हो, यूकैरियोटिक मतलब जिसमें न्यूक्लियस पूरी तरीके से वेल डेवलप्ड हो। ऐसी स्पीशीज़ को क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक कहा जाता है। ठीक है ना।
सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक साइंटिस्ट थे जिनको नाम R.H. विटकर था। R.H. विटकर ने किया गया था कि केम विथ 5 किंगडम। सबसे पहले 2 क्लासिफिकेशन, 3rd क्लासिफिकेशन, 4th क्लासिफिकेशन और 5th और 6th और 7th तक, आज तक इतनी क्लासिफिकेशन किए गए हैं। लेकिन जो उस टाइम क्लासिफिकेशन सबसे जो एक्सेप्टेड थ्योरी दिया गया था, ये R.H. विटकर द्वारा कब किया गया था? 1969 में। 1969 में इसको लाया गया था। किसके द्वारा? R.H. विटकर के द्वारा। तो यहाँ पे जो 5 किंगडम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मोनेरा, दूसरी प्रोटिस्टा, ठीक है, तीसरा फंगस का करेक्टर इन्होंने लिया, और चौथा जो है प्लांट का, और पांचवा जो करेक्टर लिया गया था एनिमल का। ध्यान रखिएगा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, इन 5 करेक्टर को लेके R.H. विटकर ने इन 5 किंगडम को क्लासिफिकेशन किया गया था। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, इसको 5 को याद रखना है। फाइलम की बात करें, जैसे ही हम किंगडम पढ़ते हैं, किंगडम के नीचे फाइलम आता है। फाइलम एक ऐसी कैटेगरी है जो किंगडम के नीचे आता है। वेयर क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, ध्यान रखिएगा, जबकि किंगडम किस पे आधारित था? फंडामेंटल कैरेक्टर के आधार पर। लेकिन फाइलम में ये ध्यान रखा गया कि इनके अंदर जो कॉमन फीचर होते हैं, कौन से फीचर होते हैं? कॉमन फीचर होते हैं। इन कॉमन फीचर को ध्यान में रख के इनका क्लासिफिकेशन किया गया। स्क्रीनशॉट लेते चलिए, नोट्स पे बराबर आपको ध्यान रखना है। ठीक है। Organism in a phylum share the same set of characteristics which distinguish them from another phylum। ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ऑर्गेनिज्म इन ए फाइलम शेयर द सेम सेट, ये आपको ध्यान रखना है। जो मैं ले रहा हूँ उसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए जो इनके फंडामेंटल फीचर्स थे उनके आधार पे इनको लेना था। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे गायब हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा देखता हूँ कैसे रिवर्स हो सकता है। चलिए, यहाँ पे ए फाइलम इज ए कैटेगरी बिलो द किंगडम फाइलम। ये जो कैरेक्टर लिया गया था क्लासिफिकेशन इनके कॉमन फीचर के आधार पे। ऑर्गेनिज्म इन ए फाइलम शेयर द सेम सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक विच डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम अनदर फाइलम। से क्या करता है? अलग करता है। सेम कैटेगरी इज कॉल्ड डिवीजन। ध्यान रखिएगा, डिवीजन, जब भी प्लांट का जिक्र किया जाएगा तो प्लांट के लिए डिवीजन का प्रयोग किया गया था, लेकिन जो फाइलम शब्द का प्रयोग किया गया था फाइलम का एनिमल के लिए। ध्यान रखिएगा, एनिमल के लिए फाइलम का प्रयोग और प्लांट के लिए किसका? डिवीजन का प्रयोग किया गया था। तो किंगडम प्लांटी की बात करूँ तो किंगडम प्लांटी को 2 भागों में डिवीजन किया गया। डिवीजन किस आधार पर? थैलोफाइट है। थैलोफाइट्स क्या होता है? ए बॉडी नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। ए बॉडी नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ, ऐसे स्ट्रक्चर को थैलोफाइटा कहा जाता है। थैलोफाइट्स में 2 प्रजातियां आती हैं, एक आपका एल्गी है और दूसरा आपका फंगस है। एल्गी आप जानते हैं कि यह क्लोरोफिल कैरेक्टर होने की वजह से यह फोटोसिंथेसिस करता है, जबकि फंगस जो है फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, ये वाइट होता है। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इनका क्या किया गया था? सब डिवीज़न किया गया। इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। क्लास की बात करें तो क्लास जो है फाइलम के नीचे आता है। ठीक है ना। बिटवीन द फाइलम एंड क्लास के नीचे आता है, जिससे सब फाइला कहते हैं। फॉर एग्जांपल की बात करें तो किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा है। वर्टिब्रेट के ऐसे फाइलम को जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है ना।
नोटोकार्ड का मतलब क्या होता है, बैकबोन का जो कैरेक्टर वो दिखाई दे। इसमें क्लासेस की बात करें, पीसेस एंड एबीसी आपको दिखाई देगा किसमें, क्लास में, ठीक है। ह्यूमन बीइंग फॉल द अंडर द क्लास में मिलकर ह्यूमन की बात करें तो हम लोग ह्यूमन के अंतर्गत आते हैं, जिनका जो कैरेक्टर है, जो क्लास है वो क्या है, मैमेलिया का कैरेक्टर। हम लोग किस में आते हैं, मैमेलिया में आते हैं। तो ऐसे ही मैंने आपको क्या बताया कि किंगडम, किंगडम के बाद फाइलम, फाइलम के बाद क्लास, फिर ऑर्डर। ऑर्डर में आप देखेंगे कि ये किसके बाद आता है, ये क्लास के बाद आने वाला है। एक ऐसा ग्रुप जो क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर एंड फॉर्म ऑफ क्लास, जो कि क्लोजली रिलेटेड है एकदम से। फॉर एग्जांपल की बात करें तो किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम कौन सा है, कॉर्डेटा है। सब फाइलम वर्टिब्रेटा हैज नोटोकॉर्ड, सुपर क्लास टेट्रापोडा, बियर लिम, जिसमें बियर होते हैं, लिम्स होते हैं, और लिम्स के बाद क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर आएगा। क्लास में मैमेलिया और ऑर्डर में प्राइमेटा, प्राइमेट या प्राइमेट्स की बात करें तो जैसे कि ऑर्डर की जब बात करें तो कॉर्निवोरस कंप्राइजेज द फ्लैश ईटिंग एनिमल लाइक टाइगर, कैट एंड डॉग। टाइगर और कैट, डॉग क्या करते हैं, ये कार्निवोरस होते हैं, जो कि इनको एक अलग अलग इनके फूड के आधार पर इनको रखा गया था, ठीक है। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। फैमिलीज़ की बात करें तो फैमिलीज़ ये ऑर्डर के नीचे आता है। यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज़ ऑफ एन ऑर्डर, ठीक है ना। जीनस की बात करें, इट इज़ द कैटेगरी बिलो द फैमिली एंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट वर्ड ऑफ द साइंटिस्ट नेम। जीनस क्या होता है, मैंने आपको जैसा कि आज ही बताया था कि जीनस का जो पहला लेटर होगा उसे हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नेम का जो पहला लेटर होता है उसे जीनस कहेंगे। कैटेगरी बिलो फैमिली बट एबव जीनस इज सब फैमिली। ए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज फॉर्म ए जीनस। फॉर एग्जांपल किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा जिसमें नोटोकॉर्ड होते हैं, सुपर क्लास टेट्रापोडा, बियर लिम, क्लास एनिमेलिया, ऑर्डर प्राइमेटा एंड फैमिली। सब फैमिली की बात करें तो होमिनिडेई, सब फैमिली की अगर हम बात करें तो होमिनिडेई एंड जीनस होमो, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। और स्पीसीज़ की बात करें तो स्पीसीज़ के लिए सबसे सरल सवाल पूछा जाता है कि लोवेस्ट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, तो इसे आपको ध्यान रखना है कि स्पीसीज़ को लोवेस्ट कैटेगरी कहा जाता है, जबकि हाईएस्ट कैटेगरी की बात करें तो एनिमल्स को कहा जाता है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। किंगडम क्या होता है, हाईएस्ट कैटेगरी है, और जो है स्पीसीज को लोवेस्ट कैटेगरी कहा जाता है, या सेकेंड वर्ड ऑफ साइंटिफिक नेम। आगे की तरफ चलते हैं और टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की बात करें तो यहाँ पे एग्जांपल ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगराइजेशन देखिएगा। एक एग्जांपल की बात करें तो हम लोग एनिमेलिया हैं, कॉर्डेट के अंतर्गत आते हैं, वर्टिब्रेट्स ऑफ फाइला होगा, मैमेलिया क्लास है, प्राइमेट ऑर्डर में, फैमिली होमिनिडी और जीनस होमो, ठीक है ना। होमो और स्पीसीज क्या हो जाएगा, सैपियंस हो जाएगा। तो है बेनिफिट ऑफ टैक्सोनॉमी की बात करें तो कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर द केस ऑफ स्टडी, कंपेयर ए सिमिलर एंड डिफरेंसेस बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। बेनिफिट ये होता है कि ऑर्गेनिज्म के बीच में सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी को डिफरेंट किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। सेम और तीसरा इवोल्यूशन के आधार पर इनके बीच में अपना संबंध स्थापित करने से ये बेनिफिट मिलता है कि इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ है। सेम नेम यूज्ड एन ऑर्गेनिज्म वर्ल्ड वाइड, ठीक है ना। एक ही नाम को पूरे देश में पूरे दुनिया में जो है या उसी नाम से जाना जाएगा। नॉलेज ऑफ बायो रिसोर्स ऑफ देयर डाइवर्सिटी, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और टैक्सोनॉमिकल एड्स की बात करें। हर्बेरियम क्या होता है, कुछ ऐसे टर्म जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण भी है। तो हर्बेरियम क्या होता है, इट इज ए कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड, प्रिजर्व एंड प्रिजर्व ऑन सीट। आपने देखा होगा कि हर्बेरियम क्या होता है कि एक सीट लेते हैं और उस सीट पर सूखे हुए
सूखे हुए जो लीव्स वगैरह होती हैं उनको चिपका दिया जाता है, और ऐसे को क्या कहते हैं, हर्बेरियम कहा जाता है। इनके 4 फ़ायदे क्या हैं। डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, उसमें क्या क्या लिखना होता है कि यह इसका कलेक्शन कहाँ पे किया गया और किस तारीख को किया गया। दूसरा, इंग्लिश लोकल एंड बोटेनिकल नेम की बात करें, ये देखा जाता है, ठीक है। तीसरा, फैमिली नेम क्या है इनका, और चौथा, कलेक्टर का नाम क्या है। ये इट इज़ रिपोजिटरी ऑफ फ्यूचर, ये एक ऐसा रिपोर्ट होता है जो कि फ्यूचर में यूज़ करने के लिए या पढ़ने समझने के लिए आसान होता है, ठीक है। इसके लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, बस आपने लैब में आपने सीट को खोला और देख लिया। बोटेनिकल गार्डन की बात करें, यहाँ पे एक कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट का है, एक ऐसा गार्डन जहाँ पे लिविंग प्लांट का कलेक्शन होता है। प्लांट स्पीसीज आर आल्सो ग्रो फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए ये है यहाँ पे, और प्लांट इज लेबल्ड इंडिकेटिंग बोटेनिकल एंड साइंटिफिक एंड फैमिली नेम, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो बोटेनिकल और साइंटिफिक नेम के साथ साथ इनको फैमिली के साथ इनका आइडेंटिफाई किया जाता है। इसके बाद म्यूज़ियम की बात करें तो प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन को रखा जाता है म्यूज़ियम। आपने देखा होगा म्यूज़ियम आप जाते हैं तो वहाँ पे प्रिजर्वेशन के रूप में रखा जाता है, सुरक्षित उनको रखा जाता है। किसी भी म्यूज़ियम आप देखे होंगे कि स्पेसिमेन जो होते हैं चाहे एनिमल के हों चाहे प्लांट को, उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है। ये स्टडी और रेफरेंस में बहुत ही सहायक होते हैं। जनरली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, मतलब आप अगर आप बीएससी कर रहे हैं और अगर आप 12th पढ़ रहे हैं तो आपके लैब में ये चीज़ आपको देखने को कांच के बॉटल में आपको भरा हुआ दिखाई देगा। उसी को क्या कहते हैं, स्पेसिमेन। स्पेसिमेन आर प्रिजर्व इन द कंटेनर विथ प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन के साथ, उसमें एक सोल्यूशन विलेन डालते हैं जिससे ये पूरी तरीके से ख़राब ना हो और लंबे समय तक ये सुरक्षित रहे। आगे देखते हैं जूलॉजिकल पार्क की बात करें, ये वाइल्ड एनिमल जो जंगली एनिमल्स होते हैं उनको ह्यूमन केयर के अंतर्गत उनको ध्यान रखा जाता है, और उनको ये जूलॉजिकल पार्क में आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पे फूड हैबिट की बात करें और एनिमल का बिहेवियर कैसा होता है इसके अध्ययन करने के लिए किया जाता है। द एनिमल आर प्रोवाइडेड विथ नेचुरल लिविंग कंडीशन, इनका लिविंग रहने का, इनका रहने का स्टाइल कैसा होता है, इन सभी बातों को ध्यान रखा जाता है, ठीक है। इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। कैटलॉग की बात करें, कैटलॉग की बात करें ये एक तरीके का लिस्ट होता है, और इस लिस्ट में मैथमेटिकली enumerate all species found in a particular place, एक ही प्लेस पे सभी की सभी स्पीसीज आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। इसी को क्या कहते हैं, कैटलॉग। कैटलॉग क्या होता है कि एक लिस्ट होता है, आप कहीं भी जाते हैं कहीं कैटलॉग दीजिए तो कैटलॉग से क्या होता है कि सब कुछ उसी में लिस्ट में लिखा रहता है। मोनोग्राफ की बात करें, एक यह ग्लोबल रिकॉर्ड होता है, ग्लोबल रिकॉर्ड ऑफ टैक्सोन दैट इज कॉल्ड मोनोग्राफ। ये याद रखना है कि मोनोग्राफ एक कंप्लीट ग्लोबल रिकॉर्ड ऑफ टैक्सोन दैट इज कॉल्ड मोनोग्राफ। मैनुअल्स की बात करें तो मैनुअल्स में क्या होता है कि रिकॉर्ड दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया दैट इज कॉल्ड, ध्यान रखिएगा, मैनुअल। एक एरिया में जब कोई स्पीसीज पाया जाता है और उसके बीच में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है उसे क्या कहते हैं, मैनुअल्स कहा जाते हैं। कि क्या होता है, इट इज़ ए टूल हेल्प इन टू आइडेंटिफाई एन अननोन जितने भी अननोन ऑर्गेनिज्म हो उनको आइडेंटिफाई कर लेना क्या होता है, उनको क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर देते हैं। वो एक टूल होता है कि प्रोवाइड टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर विच आर कॉल्ड कपलेट, ऐसे कैरेक्टर को क्या कहते हैं, कपलेट्स कहा जाता है। ईच स्टेटमेंट इनकी इज कॉल्ड लीड सेपरेट टैक्सोनॉमी की रिक्वायर्ड फॉर ए टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के अंतर्गत सभी को देखा जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना। समरी की बात करें, मैंने आपको टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या बताया था, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, दो तरीके से होते हैं।
सेक्सुअल में मैंने आपको बताया था कि सेक्सुअल और नॉन सेक्सुअल में क्या होता है कि यहाँ पे आप देखेंगे आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग होते हैं, जबकि यहाँ पे नॉन आइडेंटिकल होते हैं, क्योंकि ये बाई पेरेंटल होते हैं या यूनिपेरेंटल। इसके बारे में डिटेल में जब रिप्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको बताएंगे। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा, बडिंग के द्वारा, बाइनरी फिजन के द्वारा, रीजनरेशन प्रोसेस के द्वारा होता है। जबकि मेटाबॉलिज्म की बात करें तो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ। जो लोग नहीं देखें जाके पहली वीडियो देख लेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टराइजेशन जो किया गया था, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनिज्म, कॉन्शियसनेस और ग्रोथ को मैंने पहले क्लास में डिफाइन किया था। जो बच्चे नहीं देखे हैं जाके इसको देख लें, ठीक है। इसके बाद विटकर साहब थे, इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया के बारे में बताया था, ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने कुछ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बात बताई, स्पीशीज, जीनस, फैमिलीज, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम, ये मैंने आपको बताया। और मॉडर्न टैक्सोनॉमी के कौन कौन से स्टेप ले गए थे, कैरेक्टराइजेशन, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके बाद समरी की बात करें, हर्बेरियम, मोनोग्राफ और म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क और की मैनुअल, कैटलॉग और बोटेनिकल गार्डन, ये आज का कॉन्सेप्ट था। और ये कंप्लीट हुआ आपका लिविंग वर्ल्ड का जो पहला चैप्टर मैंने आपको बताया। इस चैप्टर में मैंने आपको कंप्लीट आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, जो कॉन्सेप्ट थे, उन सभी को आज मैंने पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को, ताकि आपको डेली शाम को 7 बजे ये क्लास मिलती रहे। आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में अगले चैप्टर में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है।